सभी को प्रभात का नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के लॉ, उनके लॉज के बारे में। बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग उसके एप्लीकेशंस वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो अपना न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करें जितना हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर करते हुए चलेंगे। और जितना ज़रूरी है नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारी की सारी चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकल में भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें 3 लॉज उन्होंने बेसिकली दिए थे न्यूटन ने। उन लॉज को समझने के पहले फोर्स, जो कि इस चैप्टर में हर जगह इन्वॉल्व है, फोर्स की इफेक्ट को हमें देखना है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। फोर्स की डेफिनेशन आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डेफिनेशन आपने वहाँ पे पढ़ी है वही डेफिनेशन आपको जहाँ भी पढ़नी है। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था कि फोर्स जो होता है बेसिकली दिस इज पुल और पुश विच कैन कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यही डेफिनेशन आप यहाँ भी पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे अलग क्या देखने को मिलेगा कि आप फोर्स के इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद द स्टैटिक एंड डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी। फोर्स के जो भी इफेक्ट हैं, जो भी डायनेमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, वो सब चीज़ें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो फोर्स को जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि नेचर में कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस का क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, वो पहले हम लोग जान लें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, और बेसिकली ये जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम उन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इनके क्लासिफिकेशन होता है ये बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। 2 टाइप्स क्या, पहले हम उनके जितने भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन सारे फोर्सेस को लिख दिया जाए। जिसमें से पहला फोर्स आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में भी आपने 9th में पढ़ा होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ये फोर्स होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा एक्ट होता रहता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पहला आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स आपका होता है वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स। और जो चौथा होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब देखिए इन चारों को कैसे हम और क्लासिफाई करते हैं आगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ये कहलाते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तभी ये दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं, इन दोनों फोर्स को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। बाकी ये जो दोनों फोर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीक फोर्स हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। और इनको देखा जा सकता है विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स कहलाते हैं वीक फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस में बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स आते हैं। तो वीक फोर्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ये दोनों फोर्स कहलाते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, या फिर इन्हीं को दूसरा नाम दे दिया गया न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है।
शॉर्ट रेंज फोर्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाहे आपका वीक फोर्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फोर्स एक्ट होते हैं वो सारे के सारे फोर्स जब तक पार्टिकल्स के बीच की रिलेटिव सेपरेशन 10⁻12 मीटर या 10⁻15 मीटर से कम ना हो, तब तक ये दोनों फोर्स एक्ट नहीं होते। यानी कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस में ये फोर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे जहां पे जो रिलेटिव सेपरेशन है बिटवीन पार्टिकल्स, यानी आप लिख सकते हैं कि where relative separation between पार्टिकल्स कह लीजिए या फिर ऑब्जेक्ट, अब जो सही समझें, पार्टिकल्स ये लेस देन होना चाहिए 10⁻12 मीटर या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 10⁻15 मीटर। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा है फिर आपको वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसको हमने देखा, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गए, बाकी वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि बेसिकली आपके न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये फोर्स आपके वीक भी हो सकते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स हैं, दो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करें जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो वो जो फोर्स हैं वो आपके वीक फोर्स भी हो सकते हैं, वहां पे वो जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। डिफरेंट टाइप के पेयर्स के बीच में जो फोर्स होते हैं, कहीं पे वीक होगा, कहीं पे फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए ये सब आपको नीट और जे में ये सब चीज़ें कभी नहीं पूछने वाली, ये सिर्फ हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें, एक रिलेटिव कंपैरिजन कि कौन सा फोर्स बड़ा होता है सबसे, कौन सा फोर्स सबसे छोटा होता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे अगर रिलेटिव कंपैरिजन की हम बात करें, यानी कि हमने लिखा रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेस। अब जो भी आपको फंडामेंटल फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करें तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। हालांकि वीक फोर्स यहाँ पे एक अलग से हमने मेंशन कर रखा है फंडामेंटल फोर्स, लेकिन वीक फोर्स से भी वीकेस्ट फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सबसे वीकेस्ट फोर्स आपको देखने को मिला वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा फोर्स होता है, ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसी फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं बाकी सारे फोर्सेस को। हमने इस फोर्स को लेट्स से कि हमने इसको रेफरेंस मान लिया और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फोर्स के कंपैरिजन में जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं या फिर जो वीक फोर्सेस हैं या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो कितने टाइम्स होते हैं, कितने गुने बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना एक रेफरेंस फोर्स है, यहाँ पे हमने ले लिया। चलिए किसी पेयर के लिए ये 1 यूनिट है। तो जब प्रैक्टिकली फोर्सेस कैलकुलेट किए गए, एक सर्टेन डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट को रखा गया या फिर दो पार्टिकल्स को रखा गया, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया गया और फिर वहीं पे जब ये शॉर्ट रेंज या फिर शॉर्ट रेंज फोर्सेस को कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि जो वीक फोर्स था वो वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻25 टाइम्स बड़ा निकल के आया। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो वीक फोर्सेस होते हैं, यानी कि वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस भी आपके 10⁻25 टाइम्स ये होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम Fg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया गया वहीं पे तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये भी बड़े फोर्स निकल के आए, ये भी बड़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, और ये जो थे 10⁻36 टाइम्स